अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना आपको वोट देने का अधिकार नहीं देता तो, और अगर मैं यह भी कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप और वोटर राइट्स के बीच एक स्पष्ट संवैधानिक रेखा खींच दी है तो, और अगर मैं यह भी कह दूं कि चुनावों से जुड़ी जो रिवीजन प्रक्रिया है यानी कि SIR है, उसके दौरान भी अदालत संविधान को शॉर्टकट से नहीं चला सकती, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने CAA और वोटर रोल्स के मामले में बहुत सख्त और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश दिए हैं, उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और जो स्पष्ट संदेश है वो ये है कि पहले नागरिकता हासिल करो, उसके बाद ही मतदाता बन सकते हो। इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह फैसला चुनाव, नागरिकता कानून, लोकतंत्र और संविधान की सीमाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हुए मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस केस का नाम है आत्मदीप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट आत्मदीप बनाम भारत संघ 2025 का यह केस है। एक NGO आत्मदीप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जब वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा था। NGO की मांग सुनने में सरल थी लेकिन संवैधानिक रूप से बहुत गंभीर थी। उनका कहना था कि जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि CAA के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए, भले ही उनकी नागरिकता अभी तय नहीं हुई हो। मतलब कहने का यह है कि जिनको CAA के तहत भारतीय नागरिकता मिलने के चांस है, जिन्होंने आवेदन किया है और उनकी अभी नागरिकता पर चाहे फाइनल डिसीजन नहीं आया, आप उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लीजिए। यहां पर NGO ने दलील दी कि कई शरणार्थियों के जो आवेदन है वो लंबित हैं और SIR प्रक्रिया उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर देगी, और यहीं से जो असली संवैधानिक टकराव था वो भी शुरू हुआ। अब इस केस के अंदर जो मुख्य कानूनी सवाल था उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में जो मुख्य कानूनी सवाल था वो ये था कि क्या सिर्फ नागरिकता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति नागरिकता तय होने से पहले मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। समझिएगा, क्या सिर्फ नागरिकता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, मतलब जिसने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, बस अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है और उसकी नागरिकता अभी तय भी नहीं हुई है, क्या उससे पहले ही उसे क्या मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है और क्या उसे मतदान देने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के सामने बहुत बड़ा सवाल था। इसको सरल भाषा में समझिएगा कि क्या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना वोट करने के अधिकार के लिए काफी है या नहीं, मेन प्रश्न ये था, या फिर संविधान इस पर कुछ और मांगता है, कहता है। इस केस में कोर्ट को संतुलन बनाना था भारतीय चिंताओं पर, इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर और केंद्र सरकार की शक्तियों पर, और उसके साथ साथ संवैधानिक अनुशासन पर। और अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणियों की। अगर आपको यह सेशन अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के अंदर क्या सख्त टिप्पणियां थी। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कानून बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि CAA सिर्फ नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। CAA जो है वो अपने आप में नागरिकता नहीं देता है। समझिएगा, CAA सिर्फ नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार दे रहा है, CA अपने आप में नागरिकता नहीं दे रहा है। मतलब यही है कि जो CAA कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून जो 2019 का है, वो सिर्फ जो परसिक्यूशन कंट्रीज से, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से भारत में आए हैं,
जो एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, उनको सिर्फ अप्लाई करने का अधिकार देता है। सीए किसी को नागरिकता नहीं देता है। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि संशोधित कानून के तहत हर एक दावा सक्षम प्राधिकरण द्वारा यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जांचा जाना जरूरी है और उसी के बाद यह फैसला होगा कि उक्त व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं। यहां पर कोर्ट ने यह बताया कि अथॉरिटीज को यह देखना होगा कि क्या एप्लीकेंट जो है वो निर्दिष्ट माइनॉरिटी से है, क्या वो निर्दिष्ट देशों से आया है, मतलब जो स्पेसिफिक माइनॉरिटीज है उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और क्या वो उन स्पेसिफिक कंट्रीज से आया है जहां से सीए के अंदर जिक्र किया गया है, क्या वो सभी कानूनी शर्तें भी पूरी कर रहा है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कानून की नजर में जो नागरिकता है वो अस्तित्व में आती ही नहीं। और जस्टिस बागची ने इसे एक पंक्ति में कह दिया कि पहले नागरिकता प्राप्त करो और फिर मतदान सूची में आपका नाम आएगा। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण केस है कि पहले आप नागरिकता प्राप्त करिए, उसके बाद ही आपका नाम मतदाता सूची में आएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक तर्क की, जो इस पूरे मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैसला सीधे संविधान पर आधारित है। अनुच्छेद 326 के अनुसार मताधिकार केवल भारत के नागरिकों को निर्धारित उम्र पूरी करने पर और मतदाता सूची में पंजीकरण के बाद मिलता है। और वो निर्धारित उम्र क्या है? 18 साल। और उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में जुड़ गया है तो उसको बाद ही उनको जो वोटिंग का राइट है वो मिलता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि मतदान कोई मानवीय राहत नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है जो केवल नागरिकों से ही जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यहां पर यह भी चेताया कि कार्ट बिफोर द हॉर्स नहीं लगाया जा सकता। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पहले वोट का अधिकार दे देना और बाद में नागरिकता तय करना संविधान को उल्टा चलाना जैसा होगा। मतलब पहले आपको नागरिकता लेनी है, उसी के बाद ही आपको वोटिंग का अधिकार मिल सकता है, ऐसा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा है। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर अदालत की सीमाओं की और एनजीओ का जो मुद्दा आया उसके बारे में समझते हैं। कोर्ट ने यहां पर एक और महत्वपूर्ण प्रोसीजरल बात कही। कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता यहां पर एक एनजीओ है और कोई भी जो सीएए एप्लीकेंट है वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट नहीं आया, मतलब यहां पर एनजीओ आया है। और जो भी सीएए के अंदर एप्लीकेंट है, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है भारत की नागरिकता के लिए, वो अपने आप से कोर्ट के सामने नहीं आए। यहां पर जो कोर्ट में केस करने आया है वो एक एनजीओ संस्था आई है। बेंच ने कहा कि कोर्ट अधिकतम इस मामले के अंदर यह कर सकती है कि नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया को फैसिलिटेट करवाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन वो मताधिकार नहीं दे सकती। कोर्ट ने सीएए एप्लीकेंट के लिए कोई सख्त डेडलाइन तय करने से भी इस मामले के अंदर इनकार कर दिया। कारण यह था कि नागरिकता निर्धारण में जो जटिल तथ्यात्मक जांच होती है और अदालतें एग्जीक्यूटिव के काम में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकती। ये जो फैसला है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का एक मजबूत उदाहरण है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मतदान का अधिकार प्रोविजनल होना चाहिए या ये सिर्फ फाइनल सिटीजनशिप के बाद ही मिलना चाहिए? आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं विश्लेषण और प्रभाव की। इस फैसले के प्रभाव जो हैं वो दूरगामी है। जैसे ये फैसला अपने आप में दूरगामी है, इसके परिणाम भी दूरगामी है। ये पहली बात, ये इलेक्टोरल रोल्स की जो शुद्धता है उसको बनाए रखता है। दूसरा, बैकडोर एंट्री को ये रोक रहा है। और तीसरा, ये रोल्स को स्पष्ट करता है। यूनियन गवर्नमेंट को के नागरिकता को लेकर, इलेक्शन कमीशन के मतदाता सूची को लेकर जो रोल है, मतलब कार्य है, उसको स्पष्ट करता है। और चौथा, ये बताता है कि अदालतें संवैधानिक क्रम नहीं बदल सकती हैं। और यहां पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लोकतंत्र अनुमान पर नहीं, कानूनी स्थिति पर चलता है। जो लोकतंत्र है वो अनुमान पर नहीं चलता, वो कानूनी स्थिति पर चलता है। उम्मीदें हो सकती हैं लेकिन अधिकार तभी मिलते हैं जब कानून उन्हें मान्यता दे।
तो अब इसी के साथ हम अंत में अपने इस सेशन के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष यही है इस मसले का कि इस फैसले को आप एक लाइन में समझिएगा। इस फैसले के हिसाब से कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नागरिकता है वो आधार है और मतदान उसका परिणाम है। नागरिकता आधार है, मतदान उसका परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दो टूक कहा है कि संविधान से समझौता नहीं होगा, चुनाव कानूनी रूप से शुद्ध रहेंगे, सहानुभूति जो है वो संविधान का विकल्प नहीं हो सकती है। यह फैसला अनिवार्य है। जो भी भारत के संविधान में विश्वास रखता है, इलेक्शन प्रक्रियाओं में विश्वास रखता है और भारत की नागरिकता में जिसकी अटूट श्रद्धा है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी के साथ साझा करें।